हुकूमत ने कौमी क्रिप्टो काउंसिल के क़याम पर गौर करने का ऐलान किया है और डिजिटल करेंसी को डेवलप करने और ज़ाब्ता बंदी करने का भी ऐलान किया गया है। जिम्मेदारी इसकी ये होगी कि वो दीगर ममालिक के तजर्बात का मुताला करेगी और एक ऐसी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएगी जो मालियाती निज़ाम की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। फाइनली इसके ऊपर अब काम शुरू हो गया। इससे पहले हमारा जो मरकजी बैंक था उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और उसने कहा था कि हम अभी इसको कोई सपोर्ट नहीं करें, लेकिन अब जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने सेनेटर औरंगज़ेब साहब उन्होंने इस हवाले से जो डिजिटल असासे हैं इस पर एक आला सतह के इजलास की सदारत की और इसमें जो सदर ट्रंप है, अमेरिकन सदर ट्रंप हैं, उनके मुआविन बराए डिजिटल असासे समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। शुरका ने इस मौके पर आलमी सतह पर जो क्रिप्टो है उसके इर्तिकाब के हवाले से बात की, इसको अपनाने में इजाफे पे बात की और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो पॉलिसियाँ हैं वो सामने आनी चाहिए। इस पर इजहार ख्याल किया गया और पाकिस्तान में इस वक्त 20 मिलियन से जायद ऐसे फाल डिजिटल असासा सारिफीन मौजूद हैं जिनको अगर रेगुलेट कर दिया जाए तो शायद पाकिस्तान इकोनॉमी ज्यादा उसको फायदा हो सकता है। 20 मिलियन के 2 करोड़ लोग ऐसे हैं, कंज्यूमर्स ऐसे मौजूद हैं जो ये बहुत ज्यादा, इसको हम क्या कह सकते हैं, लीगल है या नहीं है या फिर रेगुलेशन नहीं है, उसके बावजूद कर रहे हैं लोग। मैं बहुत कंफ्यूज हूं। आपका तो मसला दूसरा है ना, टैंजिबल और इनटैंजिबल, ये बहुत सारे लोग। इस पे बात कर लेते हैं। डिजिटल करेंसी एक्सपर्ट मोहम्मद हारून साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जरा काउंसिल के बारे में अब जो प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट, इसके क्या रिजल्ट्स आते हुए देख रहे हैं और ये कितना जरूरी है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, खास तौर पर डिजिटल इकोनॉमी के लिए। हारून साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो इस कौमी क्रिप्टो काउंसिल का ये जो आइडिया है इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपको हम न्यूज़ पे बुलाने का। मुझे ये बड़ी खुशाइन बात है और ये पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी जो आज की ये जो अभी जो खबर चली थी 2 दिन पहले के जो हमारे वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब हैं वो एक मुशावरत करके अपने लोगों से और अपने आसपास जो उनके जो साथ जो उनके काम करने वाले हैं उनको साथ मिलकर उन्होंने मुशावरत की कि हमें एक काउंसिल बनानी चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी था और ये आज से कोई तकरीबन 4-5 साल पहले काम हो जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये कि हम थोड़े देर से हैं, लेकिन ये कि अभी इतना भी वक्त अभी गया नहीं है। क्रिप्टो करेंसी अगर ब्लॉकचेन के हवाले से बात की जाए तो ये 2009 से मुतारिक है और इस पर काम चल रहा है दुनिया भर में। तकरीबन 2015 में, 2017 में, फिर उसके बाद मुख्तलिफ अगर हम ममालिक की बात करें तो 2021 में भी बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ आई गई हैं दुनिया भर में। इसमें जो सर फहरिस्त है वो USA है, फिर UAE है, फिर यूरोप कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा इंडिया ने भी, अगर आप देखें तो आज से कोई 2 साल पहले इंडिया अपनी एक पॉलिसी लेकर आया था और उसने बाकायदा उसको रेगुलेट किया है। तो पाकिस्तान में भी इसकी जो है वो रेगुलेशन की अशद ज़रूरत है। मेरे ख्याल से इसको हो जाना चाहिए क्योंकि इसके पीछे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस है। अगर हम इसको पढ़ने जाएँ, इसको समझने जाएँ, क्योंकि ये वाकई कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना भी एक बड़ा चैलेंज है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, स्टेट बैंक, SEC और FBR, FIA सब मिलकर इस पे काम करें और एक मुशावरत करके अपनी टीम बनाई जाए और इस पे जो भी लोग हैं उनको पता चले। लेकिन हमें तो अभी तक पूरा बैंकिंग का जो यूजुअल बैंकिंग है, कन्वेंशनल बैंकिंग है, इसका हमें पूरा नॉलेज नहीं आया। एक बहुत बड़ी तादाद है जिसके खाते ही नहीं है और अगर खाते हैं भी तो वो ऑपरेट नहीं करते। आपको मालूम है सैलिड क्लास ज्यादातर बैंक से रिलेटेड है, अदरवाइज लोग तो अभी तक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हमारा जहन ही नहीं है। तो फिर उसके बाद अब ऐसी इकोनॉमी जो कि टेंजिबल भी नहीं है, जो कि डिजिटल है, उसकी इंफॉर्मेशन इसको लेकर चलना ढूंढ होते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा पाकिस्तान जैसी सोसाइटीज के लिए जहाँ पे लोगों को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना इल्म भी नहीं है और दिलचस्पी भी कम ही है। देखिए इमरान, अभी और आप और आयशा भी जो बात कर रहे थे मैं बड़ी गौर से सुन रहा था। आपने कहा कि अभी 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ से ज़्यादा सार्फिन, जबकि आपने तो इस पर कोई मेहनत ही नहीं की, आपने तो इस पर कोई मार्केटिंग ही नहीं की। फिर ये 2 करोड़ लोग कहाँ से उठ के आ गए, ये किस तरह से हो गया? जाहिर सी बात है लोगों में कोई इंटरेस्ट है, कोई शौक है, या वो चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हाल देखें, अब तक मेरे ख्याल से कोई 4-5 लाख से ज़्यादा लोग है ही नहीं, जबकि यहाँ पे 2.25 करोड़ की आबादी मौजूद है जो क्रिप्टो से रिलेटेड है, क्रिप्टो से मुंसलिक है। इनको टैक्स नेट में लाना चाहिए। मैं खुद क्रिप्टो का हिस्सा रहा हूँ 2016 से और अभी भी हूँ मैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसको क्रिप्टो को इस टैक्स नेट का हिस्सा लेकर आए, इसको अपने सिस्टम में लेकर आ जाए। जब आप इसको सिस्टम में लेकर आएंगे तो आपकी जो सारी जो ट्रांजेक्शन जो आप कर रहे हैं बिटकॉइन की है, बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज की है, आप उसको आराम से रेगुलेट कर सकते हैं अपने सिस्टम के। हारून साहब खुद ही टैक्स का जिक्र कर दिया। मेरा अगला सवाल जो है ना वो इसी के बारे में था कि ये रेगुलेट होता है, ऐसी काउंसिल बन जाती है तो फिर टैक्स नेट के अंदर भी इन तमाम लोगों को लाना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर थोड़ी रेजिस्टेंस आ सकती है उन तमाम सार्फिन की जानिब से जो ऑलरेडी क्रिप्टो के अंदर अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अगर मैं ये बात करूँ तो? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसका तरीका ये होना चाहिए कि जो टैक्स आप लगाएं उन पर, तो वो टैक्स इतना ज़्यादा ना हो कि लोग फिर यहाँ से जाने से मजबूर हो जाएं। अब आप देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त मेरे ख्याल से कोई 22 मिलियन 2 करोड़ 20 लाख से ऊपर के सार्फिन हैं जो इस वक्त क्रिप्टो करेंसी के
इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ उसमें ट्रेड कर रहे हैं, उसमें फिर अपनी वो ट्रांजेक्शन करना, अगर कोई किसी को पैसे भेजने हो तो वो टेथर के जरिए USDT के जरिए पैसे भेजते हैं। जरूरी नहीं कि उसको बिटकॉइन से भेजा जाए, क्योंकि वो भी एक स्टेबल कॉइन है USDT। उसका रेट जो होता है वो पेपर मनी से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा आपको। जैसे अगर पेपर मनी चल रहा है 280 का, तो वो आपको 290-292 रुपये का मिलेगा। लेकिन कहने का मकसद मेरा बार बार ये कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो लोगों ने खुद ही अडॉप्ट कर ली, खुद ही सीख लिया, खुद ही कर लिया। इसका मतलब है कुछ आसानियाँ इसके अंदर हैं। चैलेंजेस की जहाँ तक आप बात करें, हाँ, टैक्स नेट में आने के बाद ये सोचना पड़ेगा कि आप इतना टैक्स ना लगा दें कि आवाम जो है फिर यहाँ से बाहर जाके अपना अकाउंट खोले। अरुण भाई, एक कंसर्न भी फिर ये आ जाता है ना, जिस करेंसी में इस तरह की आसानी हो, फिर उसमें डर भी तो लगता है ना कि वहां पे स्कैम भी बहुत आसानी से हो सकते हैं ना। जितनी आसानी उसको डील करने में है, फिर उतनी आसानी शायद दूसरों को भी हो सकती है ना उसको स्कैम करने के लिए। एक तो ये पॉइंट है, इसका जवाब दें। और दूसरा साथ में आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि ये जो काउंसिल है, इसका मैंडेट फिर आइडियली क्या होना चाहिए? क्योंकि आप खुद क्रिप्टो कर रहे हैं तो आपको पता है वो काउंसिल क्या करे कि जिससे हमारी मईशत को फायदा होगा। कोई स्टेप्स अगर आप बता पाएं। जी बिल्कुल। अच्छा, पहला जो आपका सवाल था स्कैम के हवाले से, स्कैम होते रहेंगे और ये होते रहते हैं, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, वो मतलब जैसे क्रिप्टो करेंसी है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है, या किसी एडवाइजरी की हेल्प लें ताकि वो आपको समझा सके कि आपने किस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने हैं, किस में नहीं लगाने। बहुत सारी MLM स्कीम आई पाकिस्तान में, अभी भी काम कर रही हैं, दुनिया भर में पॉन्जी स्कीमें होती हैं। क्रिप्टो का पॉन्जी स्कीम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्रिप्टो का MLM से कोई ताल्लुक नहीं है। क्रिप्टो इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप ऐसा प्रोजेक्ट लें, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर आपको लिक्विडिटी की इशू ना हो, जहाँ पर आप किसी एक एक्सचेंज से खरीद के किसी दूसरे एक्सचेंज पर उसको आप सेल आउट कर सकें। और वैसे भी आजकल Web3 का दौर, आपको पता है। Web3 का मतलब ये कि आपको किसी भी गूगल से या फेसबुक अकाउंट से लॉगिन नहीं करना, आपको Web3 से लॉगिन करना है। Web3 के लिए आपके पास कोई भी वॉलेट हो, आप उसको किसी भी वेबसाइट से लिंक करके अपना वॉलेट के साथ उसको इंटीग्रेट कर दें। तो जहां तक बात है कि कोई आपको स्कैम करेगा आके, तो ये बहुत मुश्किल काम है। अगर आप किसी को अपना एड्रेस अगर आप बता दें, प्राइवेट कीज अगर आप शेयर कर दें, तो वो अब आ जाए काउंसिल की बात। जी बिल्कुल, जी वो जरा बताइएगा मैंडेट के हवाले से। इस पर थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग, ये देखें मजीद इसमें इतनी ज़्यादा इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी, अब तो AI का दौर, आपको पता है AI एजेंट आ गए, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, प्राइवेसी कॉइन काम कर रही हैं, मतलब लातादाद किस्म की इस वक्त कैटेगरीज हैं जो आप अगर क्रिप्टो करेंसी में देखें, और ये नए से नए आती चली जा रही हैं। तो इसके लिए सीखना समझना भी साथ साथ बड़ा एक चैलेंज है हर सार्फिन के लिए। अब आ जाए बात काउंसिल की बात कर रहे थे। काउंसिल के लिए मैं ये समझता हूँ कि देखें, अभी रिसेंटली एक जगह बात हो रही थी कि जो IPPs हैं वो कितनी बिजली ज़ाया हो रही है, पाकिस्तान उसको कितना पे कर रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, एक बिटकॉइन माइन करने के लिए, एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए आपको 60 लाख रुपए चाहिए होते हैं। यानी कि 60 लाख रुपए किस तरह से कि 1,55,000 किलोवाट आवर बिजली चाहिए होती है आपको। एक यूनिट का 1 किलोवाट हो गया, 1,55,000 यूनिट हो गए, एक यूनिट आपको 40 रुपए का पड़ता है। तो तकरीबन कुछ 60 लाख रुपए का आपको एक बिटकॉइन माइन करने में लगेगा। अगर आप समझते हैं कि भाई आपके जो IPPs अगर वो बिजली वहाँ ज़ाया हो रही है, या पाकिस्तान के पास एक्स्ट्रा अगर कंजम्पशन, अगर वो बिजली है उसकी अगर उसके बाद इजाफी है और वो ज़ाया हो रही है, तो उसको यूटिलाइज करें अपने माइनिंग में। उसको आपको पता है एक बिटकॉइन की इस वक्त जो प्राइस है वो तकरीबन कोई 2 करोड़ 80 लाख के करीब है। 3 करोड़ आप अंदाजा लगा ले, तो 3 करोड़ में से 60 लाख तो आपकी रुपए की बिजली खर्च हो जाएगी। बाकी जो आपकी कॉस्ट है, मशीन की कॉस्ट है, वहाँ के इक्विपमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस सिलसिले में सोचे तो वो भी अपना एक पूल बना के इन्वेस्टर को बुला के पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टी एक वो पार्टनरशिप करके ये माइनिंग की तरफ जा सकते हैं। दुनिया में कहीं ये मॉडल हारून साहब काम कर रहा है, ये जो आप बता रहे हैं बज़ाहिर तो बड़ा आसान लग रहा है कि आप माइनिंग करें, आप बिल्कुल कर रहे हैं। जी प्लीज। जी बिल्कुल काम हो रहा है, बल्कि मैं आपको मिसाल दूं, एल सल्वाडोर की सबसे ज्यादा इस वक्त वो एडवांस है। मेरे ख्याल से कोई 5,500-6 हज़ार बिटकॉइन तो वो जमा कर चुका है अब तक, क्योंकि वहाँ पे वॉल्केनोज हैं, आर्टिफिशियल पहाड़ है, उनकी हीट से फिर वहाँ से एनर्जी को कन्वर्ट करके उसको माइनिंग में इस्तेमाल की जाती है, उसकी बिजली को। अब आप देखें वो इस हद तक आगे जा चुके हैं कि उनका जो प्रेसिडेंट है वो दोबारा इसी बात पर मुंतखब किया गया है कि वो इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो। जहाँ तक बात है ऑयल रिजर्व, कमोडिटी रिजर्व, गोल्ड रिजर्व की एक नया एक टर्मिनोलॉजी आ गई विच इज कॉल्ड क्रिप्टो रिजर्व। अब क्रिप्टो रिजर्व में भूटान जैसी कंट्री जिसका अपना GDP का 33% जो है वो क्रिप्टो रिजर्व में। नाउ यू कैन इमेजिन के 33% कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा होगा भूटान की इस वक्त गवर्नमेंट के। उसका जो GDP है 33% कोई बहुत छोटी नंबर परसेंटेज नहीं है, यानी कि $1.4 बिलियन के। जिस तरह से पहले हम कहते थे गोल्ड रिजर्व्स जिस कंट्री के पास ज्यादा हैं, डेफिनेटली उसकी मईशत स्ट्रांग है। क्रिप्टो और बिटकॉइन रिजर्व्स जिनके पास ज्यादा होंगे, तो हम समझे फ्यूचर में जाके ये एक अच्छी इकोनॉमी जो है वो तस्वुर की जा सकती है।
देखिए, पहली बात तो ये कहना है कि फ्यूचर है, फ्यूचर तो जो था वो तो गुजर गया। अब तो आप प्रेजेंट की बात करें, फ्यूचर तो फिर वो टाइम, वो अगर आप ये मुझसे सवाल 2009 में करती हैं, 12 में करती हैं, 15 में करती हैं, तो मैं फ्यूचर क्या, कितना वेट कर, हम तो वेट कर करके ज़ाया कर रहे हैं ना अपने टाइम को भी, अपने वक्त को भी, क्योंकि बिटकॉइन की माइनिंग जो है वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट होती चली जा रही है, और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो रह गई 19.9 हो चुकी है अब तक, और बहुत कम रह गई। उस टाइम अगर हमें पता होता, आगे जो 2009 में हमें पता होता तो हमारे पास 2-3 बिटकॉइंस होते तो प्रोग्राम ना करना पड़ता, इस वक्त घर बैठे होते। मैंने बिल्कुल सही बात है, मैंने तो 2016 में 17 में भी अपने कुछ प्रोग्राम में मैंने कहा था कि $1200 का बिटकॉइन है, ये 25,000 50,000 लाख को टच करेगा, और ये $1,10,000 भी टच करके आया, और ये मजीद जाएगा ऊपर, क्योंकि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं, ब्लैक रॉक है, वैनगार्ड है, इसके अलावा जो आपके माइक्रो स्ट्रेटेजी है, दे आर बाइंग बिटकॉइन। अभी तो नीचे आया है ना, बहुत ज्यादा बिटकॉइन है ये इस वक्त, बिटकॉइन अभी तो नीचे आया है 85,000 पे आया है। और थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा, एक फरमाइश है कि डॉज कॉइन जो है उसके बारे में आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे, किस तरफ जा रहा है? लेकिन डॉज कॉइन जब उस वक्त लेने चाहिए था, जब उसकी प्राइस जो थी वो 1 सेंट से नीचे थी, अब तो खैर इसकी प्राइस जो है 20-25 सेंट के पास है। ये बहुत ज़्यादा हुआ तो ये अपना 50 सेंट डॉलर तक कर सकता है ये, क्योंकि डॉज कॉइन के पीछे आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, एलोन मस्क का इनका अपना नेटवर्क है, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के नाम से इसको लेके चल रहे हैं। तो ये डॉज कॉइन जो उनमें से भी ये करेंसी है, तो देखा जाए सिर्फ डॉज कॉइन नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी भी बहुत अपने समझ लें कि ऑल टाइम लो के आसपास है, जहाँ पर अगर सरमायाकारी की जाए, मैं एज ए इंडिविजुअल के लेवल पे बात कर रहा हूँ, नॉट एज ए फाइनेंशियल, लेकिन ये कि अगर उसको गौर करें, नोट करें, तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी भी अपने बॉटम पर ऑल टाइम लो के ऊपर हैं, और उनकी जो कैटेगरी वो बड़ी नई कैटेगरीज में आ, जैसे एआई है, एआई एजेंट की बात करें, रॉस की बात करें, डीपेन की बात करें, तो बहुत ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट हैं। तो डोज के बारे में आपको ये कहना है, तो डोज की भी अंदर एक सरमायाकारी की जा सकती है, लेकिन ठीक है की जा सकती। अच्छा अरुण साहब, ये भी इस तरह की मार्केट है ना, स्पेकुलेशंस जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है इस मार्केट को। ट्रम्प का कॉइन जो है, उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ के नाम का भी एक कॉइन जो है वो लॉन्च किया। कौन कौन से कॉइन्स ऐसे हैं जिनके ऊपर इस वक्त अगर सरमायाकारी की जाती है, आप क्या रेकमेंड करेंगे जो बेहतर होगी? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि अब अगर ये वाले जो आते हैं, ये बड़े शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, इनके ऊपर सरमायाकारी करने का इतना सोचने का वक्त भी नहीं मिलता। ये ज़्यादातर आपको सोलाना की ब्लॉकचेन, अब सोलाना में और इथीरियम में क्या फ़र्क है, इथीरियम जो है वो 17-25 ट्रांजेक्शन पर सेकंड करता है सपोर्ट, सोलाना करता है 65,000 ट्रांजेक्शन, मतलब आप बात करें वीज़ा मास्टर कार्ड की, तो इसलिए इनमें जो तेज़ी आई है सोलाना की वजह से, मीम कॉइन की वजह से, क्योंकि ट्रांजेक्शन ज़्यादातर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर हुई है, डेक्स के ऊपर। तो ट्रम्प का टोकन जो था मेरे सामने तकरीबन कोई $1 था, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देखूं तो वो 18 सेंट से शुरू हुआ था। 18 सेंट से $70-75 जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि इस काम में आपको थोड़ी सी तेज़ी, सब समझदारी और आपका जो एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप इस हवाले से आप जो बात कर रही हैं कि कौन से अच्छे प्रोजेक्ट हैं, तो ऐसे बहुत सारे लातादाद प्रोजेक्ट अभी मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके ऊपर सरमायाकारी की जा सकती है, इंडिविजुअल लेवल पे या कॉर्पोरेट लेवल पे। हम लोगों को, क्योंकि जितने भी माली मामलात हैं, दिस अ डिस्क्लेमर फॉर ऑल ऑफ यू, आप इस गुफ्तगू को सुन के डोंट टेक एनी इनिशिएटिव, आप अपनी रिसर्च जरूर कीजिए। कल को कहेंगे कि हारून साहब ने कहा था ये वाला कॉइन खरीदो, अब हमारा लाइक टू डिस्कस द कॉइन्स, आई एम टाइप ऑफ कॉइन्स, वो तो एक मालूमात अपनी जगह। अच्छा अरुण भाई, क्विकली अब हमें ये बता दीजिए कि जो लोग देख रहे हैं, जिनके बारे में आपने कहा है कि वो रिसर्च करें, आपकी अच्छी रिसर्च है माशाल्लाह, आप अच्छे से काम करें, कहां से स्टार्ट करें जी, क्या उनको ज्यादा हेल्प कर सकता है, कौन से ऐसे बेसिक कुछ स्टेप्स बता दें ताकि लोग उनको करना शुरू करें और नुकसान का अंदेशा ना हो? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये देखें कि आपके पास इस वक्त 2 बड़ी वेबसाइट्स हैं, एक तो है कॉइन मार्केट कैप और एक है कॉइन गैको। कॉइन गैको, कॉइन मार्केट कैप आप समझ लें हमारे लिए एक बाइबल का काम करती है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, जहां पर आपको लातादाद प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं। अब मसला ये कि प्रोजेक्ट की तादाद देखा जाए तो मिलियंस में इस वक्त प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं और आ रहे हैं और आते रहते हैं, लेकिन अगर आप जेन्युइन प्रोजेक्ट की बात करें तो इस वक्त कोई 32,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। अब 32,000 में से सर्च कैसे करना, ये तो कोई आपको अच्छा एडवाइजर बता देगा, या आप किसी तरह सर्च करें गूगल के ऊपर जाके, तो उसकी पहले आप कैटेगरी चेक करें कि जाके वो आजकल किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है। जैसे प्राइवेसी कॉइन का एक ज़माना था, अब वो नहीं रहा, वो सब पुरानी हो गई है। इसके अलावा जैसे एआई और एआई एजेंट की बात कर रहा हूँ, तो आप पहले वो सर्च करें, आप रॉ सर्च करें, आप डीपिन सर्च करें, आप जीरो नॉलेज सिंक्रोनाइज सर्च करें, कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाके। रिसर्च सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी पैसा इन्वॉल्व होगा, आपको इन्वेस्ट करना है कहीं पे भी, तो उससे पहले आपकी रिसर्च होना, आपकी स्टडी होना उस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है। अरुण साहब, थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी रहनुमाई की आप स्पेशली इस टॉपिक को लेकर। वंस अगेन अपनी रिसर्च कीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। हारून साहब की बहुत सारी बातें, कुछ मेरी इधर से गुजरी हैं, कुछ इधर से गुजरी हैं, तो आई होप अगर आप रिसर्च कर लेंगे तो दरमियान से गुजरा, नहीं गुजरा, मुश्किल है, नहीं गुजरा। अच्छा, ब्रेक ले लें।